पुणे पोर्शे केस, एक रात, एक गाड़ी और एक भरोसा जो हमेशा के लिए टूट गया। रात का वक्त, पुणे शहर की सड़कें लगभग खाली हैं, सिर्फ स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी और एक अजीब सी खामोशी। एक ऐसी खामोशी जिसके पीछे एक तूफान छिपा था। और कुछ ही पलों में, बस कुछ ही पलों में, दो जिंदगियां हमेशा के लिए खत्म होने वाली थीं, और उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए। कोई दिन भर की थकान के बाद अपने घर लौट रहा है, बस मंजिल से कुछ ही दूर। और तभी उस खामोशी को चीरती हुई एक आवाज आती है, पीछे से एक तेज रफ्तार गाड़ी, इतनी तेज जैसे सड़क पर कोई और है ही नहीं, जैसे कोई नियम ही नहीं। एक लग्जरी पोर्शे। और उस गाड़ी के अंदर तेज म्यूजिक, नशा और बेहिसाब लापरवाही। और फिर एक जोरदार टक्कर होती है, धातु के मुड़ने की एक चीख, और फिर सब कुछ थम जाता है। खामोशी। दो जिंदगियां उसी सड़क पर हमेशा के लिए खत्म हो गईं। अब सवाल ये उठता है कि अगर वो दो लोग किसी के अपने होते तो क्या इसे सिर्फ एक दुर्घटना का नाम दिया जा सकता था? पर हादसे के बाद जो हुआ वो शायद हादसे से भी ज्यादा भयानक था। पुलिस आई, भीड़ जमा हुई और फिर एक सच सामने आया। गाड़ी चलाने वाला एक नाबालिग था और एक बहुत बहुत ही अमीर परिवार से। और बस इसी एक बात ने पूरी कहानी का रुख ही मोड़ दिया। जो एक संगीन अपराध था, उसे अचानक एक गलती बताया जाने लगा। फिर कुछ ही घंटों के अंदर अदालत एक ऐसा फैसला सुनाती है जिसे सुनकर पूरा देश सन्न रह गया। सजा। कोई जेल नहीं, कोई बड़ा जुर्माना नहीं। सजा थी सड़क हादसों पर एक निबंध लिखने की। दो मौतें, दो परिवार जो तबाह हो गए, और उसकी कीमत बस एक निबंध। ये सवाल मन में आता है कि अगर उस पोर्शे की जगह कोई ऑटो रिक्शा होता और चलाने वाला किसी अमीर का नहीं बल्कि एक आम आदमी का बेटा होता, तो क्या तब भी फैसला यही होता? जैसे ही फैसले की एक खबर फैली, लोगों का गुस्सा एक सैलाब की तरह सोशल मीडिया पर फूट पड़ा। हर तरफ से सवाल उठने लगे। क्या पैसा न्याय को खरीद सकता है? क्या इस देश में अमीर और गरीब के लिए कानून अलग है? लोगों के इसी गुस्से और दबाव के बीच नए नए सबूत सामने आने लगे। बार की फुटेज, नशे में होने के सबूत। अब सच को और ज्यादा देर तक छुपाया नहीं जा सकता था। और जब जनता का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया तो आखिरकार सिस्टम को झुकना पड़ा। उस फैसले को पलट दिया गया। फैसला तो पलट गया, लेकिन जो भरोसा उस रात टूटा था वो शायद फिर कभी पहले जैसा नहीं हो पाएगा। कहते हैं ना कि देर से मिला न्याय भी एक तरह की नाइंसाफी ही है। ये कहानी अब सिर्फ एक रात या एक गाड़ी की नहीं है। ये कहानी है ताकत की, पैसे की और एक ऐसे सिस्टम की जो न्याय देने से पहले इंसान का नाम और उसका रुतबा देखता है। और आखिर में एक सवाल, एक ऐसा सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए कि अगर उस रात उस सड़क पर कोई अपना होता तो क्या कानून उसके साथ खड़ा होता? ये कहानी एक याद दिलाती है कि न्याय का तराजू गाड़ी की कीमत देखकर नहीं झुकना चाहिए। पुणे में एक पोर्शे और दो जानें चली गईं, पर असली कहानी उस टक्कर की है ही नहीं। असली कहानी तो है जांच की, हमारे सिस्टम की और एक पूरे देश के गुस्से की। पेश है पुणे पोर्शे केस का पार्ट 2। अक्सर लगता है ना कि जब कोई गाड़ी टकराती है तो बस कहानी वहीं खत्म हो जाती है, लेकिन इस मामले में ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी। पता है असल कहानी कब शुरू होती है? जब सड़क से वो खून साफ हो जाता है। ये वो वक्त होता है जब हमारा सिस्टम अपने असली रंग दिखाना शुरू करता है। तो चलिए आप जरा गहराई से देखते हैं टक्कर के बाद की उस कहानी को। एक ऐसी कहानी जो देखते ही देखते झूठ और हेर-फेर की कहानी बन गई। देखिए, शुरुआत में तो सब कुछ बिल्कुल वैसा ही लगा जैसा होना चाहिए। एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर। पुलिस ने अपनी जांच शुरू की, सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और उस रात असल में क्या हुआ था ये पता लगाने के लिए मोबाइल लोकेशंस को भी ट्रैक किया गया। बिल्कुल टेक्स्ट बुक। लेकिन सतह के ठीक नीचे कुछ तो गड़बड़ थी और बहुत जल्द ही पूरी की पूरी जांच पर ही सवालिया निशान खड़े होने लगे। और फिर धीरे धीरे एक एक करके झूठ की जो परतें थीं वो खुलने लगती हैं। सबसे पहले पता चला कि एक बहुत ही जरूरी जानकारी उसे तो बस गायब ही कर दिया गया था। वो ये कि आरोपी टक्कर से ठीक पहले एक बार में था। उसने शराब पी थी,
एक ऐसा सच जिसे शुरुआत में बड़ी चालाकी से दबा दिया गया। ये बात सोचने वाली है ना कि अगर ये कोई अमीर ज्यादा नहीं बल्कि कोई गरीब होता तो क्या तब भी रिपोर्ट इतनी ही नरम होती? और फिर सामने आई मेडिकल रिपोर्ट, और इसके साथ ही सवालों का एक नया सिलसिला शुरू हो गया। ब्लड सैंपल, उसके टेस्ट की टाइमिंग्स, कुछ भी मैच नहीं हो रहा था। तो क्या रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ हुई? क्या कोई किसी को बचाने की कोशिश कर रहा था? जवाब में सिर्फ खामोशी थी, एक ऐसी खामोशी जो बहरा कर दे। और उसी खामोशी में शक और भी गहराता चला गया। एक तरफ सबूतों पर शक गहरा रहा था, और तभी कोर्ट से एक ऐसा आदेश आया जिसने इस सुलगती हुई चिंगारी को आग बना दिया। कीमत क्या थी? 2 जिंदगियां खत्म हो गईं, 2 परिवार हमेशा के लिए टूट गए। और इसके बदले में सिस्टम ने क्या सजा सुनाई? सजा थी एक निबंध लिखो। जी हां, 2 खोई हुई जानों के बदले में सिस्टम का जवाब था एक निबंध। और बस यहीं पर आकर जनता के सब्र का बांध टूट गया। सोशल मीडिया पर तो जैसे सैलाब आ गया। हर तरफ बस सवाल ही सवाल थे। क्या कानून सिर्फ अमीरों से डरता है? क्या पैसे से इंसाफ खरीदा जा सकता है? क्या यही है हमारा न्याय? हर पोस्ट, हर कमेंट में बस एक ही आवाज गूंज रही थी, ये इंसाफ नहीं है। जब जनता का दबाव बढ़ा, जब मीडिया ने तीखे सवाल पूछे, तब जाकर सिस्टम ने अपने कदम पीछे खींचे। और फिर अचानक फैसले पलटने लगे। आरोपी को ऑब्जर्वेशन होम भेज दिया गया। याद रखिए, ये सुधार गृह है, जेल नहीं। बार का मालिक, वो डॉक्टर और आरोपी का पिता सबके सब जांच के दायरे में आ गए। ऐसा लगा जैसे सिस्टम आखिरकार जाग गया। पर सवाल वही है, क्या तब तक बहुत देर नहीं हो चुकी थी? और यहीं पर एक बहुत कड़वा सच सामने आता है। जब इंसाफ सिर्फ दबाव की वजह से मिलता है ना, तो वो सच में इंसाफ होता है क्या, या सिर्फ गुस्से को शांत करने का एक दिखावा? इस पूरे शोर शराबे और बहस के बीच 2 परिवार हैं जो खामोशी से अपना दुख झेल रहे हैं। उनका दर्द किसी सोशल मीडिया पे ट्रेंड नहीं कर रहा, उनकी तकलीफ किसी की हेडलाइन नहीं है। उनके लिए तो जिंदगी हमेशा के लिए 2 हिस्सों में बट गई है, उस रात से पहले और उस रात के बाद। तो अब आखिर में सवाल क्या बचता है? ये केस अब सिर्फ एक सड़क हादसा नहीं रह गया है, ये एक आईना बन चुका है। एक ऐसा आईना जो हमारे समाज को उसकी एक बहुत कड़वी सच्चाई दिखा रहा है। एक ऐसी सच्चाई जहां इंसाफ की रफ्तार इस बात पर निर्भर करती है कि गाड़ी चलाने वाला कौन है। तो ये जो बदलाव हुआ है, क्या ये वाकई इंसाफ है या फिर बस जनता के गुस्से को शांत करने की एक कोशिश? इस पूरी पड़ताल का पार्ट 2 यहीं खत्म होता है, पर एक सवाल पीछे छूट जाता है जो हमें पार्ट 3 की तरफ ले जाता है। क्या वाकई किसी को सजा मिली? पहले हिस्से से खामोशी का डर, ये उस वक्त के बारे में है जब लोगों का गुस्सा, टीवी की हेडलाइंस सब ठंडा पड़ जाता है। देखिए, जब भी कोई ऐसी बड़ी घटना होती है ना, तो शुरू में बहुत शोर होता है। सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स चलते हैं, न्यूज़ चैनल्स पर डिबेट्स होती हैं, हर तरफ एक उबाल सा होता है। लेकिन धीरे धीरे सब शांत हो जाता है। वो ट्रेंड्स गायब हो जाते हैं, डिबेट्स बंद हो जाती हैं, और इंसाफ के लिए जो चीख उठती है वो भी कहीं खो जाती है। बस रह जाता है एक गहरा सन्नाटा। और उस सन्नाटे के बीच में ना, बस एक सवाल गूंजता रहता है। एक सवाल जिसका जवाब शायद किसी के पास नहीं होता। अब क्या? अब आते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर, इंसाफ की रफ्तार। देखिए, केस अब कानूनी दाव पेंच में यानी अदालत के चक्कर में फंस चुका है। हाँ, तो केस कोर्ट में है, मोटी मोटी फाइलें हैं, ढेर सारे सबूत हैं, लेकिन कोर्टरूम के अंदर जो चीज़ सबसे ज़्यादा फील होती है ना, वो सबूत या फाइलें नहीं है, वो है वक्त, खिंचता हुआ वक्त, यानी डिले। कानून का एक अजीब सा साइकिल है, और सोचिए उन परिवारों के लिए ये कितना दर्दनाक होता होगा। एक डेट मिलती है, उस पर थोड़ी सुनवाई होती है, और फिर अगली डेट दे दी जाती है। बस ये साइकिल चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। तो यहाँ एक बहुत अहम सवाल उठता है, जिन्होंने अपने किसी को खोया है, उनके लिए क्या इंसाफ की रफ्तार उनके दर्द से, उनकी तकलीफ से तेज है? चलिए अब इस केस के सबसे कॉम्प्लिकेटेड हिस्से को समझते हैं, कानून की ढाल। यही वो पॉइंट है जहां कानून और सही गलत की जो एक फीलिंग होती है वो आमने सामने आ जाती है। इस केस का शायद सबसे बड़ा सवाल यही है
क्या उम्र क्राइम से बड़ी हो सकती है? ये वो सवाल है जिसने सच में पूरे देश में एक बहस छेड़ दी। और इस पर ना दो बिल्कुल अलग अलग ओपिनियंस हैं। एक तरफ है कानून जो कहता है कि नाबालिगों के साथ थोड़ी नरमी होनी चाहिए। फिर दूसरी तरफ है आम लोगों का सवाल, और वो बहुत सीधा सा है कि अगर कोई नाबालिग तेज गाड़ी चला सकता है, ड्रिंक कर सकता है, तो वो अपने किए की जिम्मेदारी क्यों नहीं ले सकता? और बस यहीं से ये केस सिर्फ एक एक्सीडेंट या क्राइम का मामला नहीं रह जाता। ये कानून के ऊपर ही एक नेशनल डिबेट बन जाता है। जांच के दौरान हमने क्या देखा? एजेंसियां बदली गईं, नई नई रिपोर्ट्स आने लगीं, पुरानी गलतियों को फटाफट ठीक किया गया। अचानक से पूरे सिस्टम में एक हरकत सी दिखने लगी। लेकिन सवाल यहाँ ये है, क्या सिस्टम अपने आप सुधर रहा था, या ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि लाखों करोड़ों नजरें इस केस पर टिकी हुई थीं? और इस बात को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इंसाफ प्रेशर में मिलता है ना, तो वो एक एग्जाम्पल सेट नहीं करता, वो बस एक एक्सेप्शन बनकर रह जाता है। असली जस्टिस तो वो है जो सिस्टम का पार्ट हो, न कि किसी पब्लिक आउटरीच का रिएक्शन। चलिए अब अपने आखिरी सेक्शन की तरफ चलते हैं, समाज का आईना। ये केस हम सबके बारे में क्या बताता है? इस पूरी बहस, शोर शराबे और कानूनी दांवपेच के बीच दो परिवार हैं जिनकी दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। उनके घरों में आज भी बस खामोशी है। वहां न कोई पोष है, न कोई पावर, और न ही शायद उनकी आवाज सुनने वाला कोई है। हो सकता है दुनिया के लिए ये कहानी कुछ दिनों में पुरानी हो जाए, लेकिन उन परिवारों के लिए, उनके लिए ये केस कभी खत्म नहीं होगा। इसका असर उनकी जिंदगी पर हमेशा के लिए रह जाएगा। ये कहानी ना हम सबके सामने एक आईना रख देती है। सवाल बस इतना सा है कि जब हम उस आईने में देखते हैं तो क्या हमें अपनी असलियत दिखती है? क्या हमें सिर्फ थोड़ी देर के लिए गुस्सा करना आता है, या हमें वाकई सिस्टम को बदलने की ताकत है? क्योंकि अगर हम नहीं बदले ना, तो यही कहानी किसी और शहर में, किसी और सड़क पर फिर से दोहराई जाएगी। तो अब आते हैं उन आखिरी सवालों पर जिनके जवाब हम सबको अपने अंदर ही ढूंढने हैं। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या कानून सच में सबके लिए बराबर है, या फिर कुछ खास लोगों के लिए हमेशा थोड़ी सी छूट, थोड़ी सी गुंजाइश रही जाती है? हम इसका कोई जवाब नहीं देंगे, लेकिन हाँ, अगर ये सवाल किसी को भी थोड़ा सा बेचैन करते हैं ना, तो समझ लीजिए इस कहानी ने अपना काम कर दिया है, क्योंकि सवाल अभी भी जिंदा है।